होता है खुदा और फकीर में, और फर्क होता है किस्मत और हाथों की लकीर में। अगर चाह के भी कुछ ना मिले तो मायूस मत होना मेरे लाल, क्योंकि क्या पता इससे अच्छा लिखा हो तेरी तकदीर में। समझते हैं? तो ये बेटा हमारी किस्मत पर भी है, हमारी मेहनत पर भी है। अगर मान लो कोई चीज़ नहीं मिली है हमको तो हम मेहनत और ज़्यादा करेंगे। समझते हैं? और सभी लोग जानते हैं जो मेहनत करने वाले होते हैं किस्मत उनकी गुलाम होती है। तो ध्यान से मेरे बच्चा आप अपनी मेहनत करते जाइएगा। रिजल्ट का समझते हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहो, रिजल्ट बहुत अच्छा आप सभी लोगों का आएगा अगर आप लोग मेहनत मन से। प्यारे सभी साथियों, मैं वीआरई सर और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआरई सर पर। जैसा कि आप सभी लोग पता है, ठीक है, आप सभी को पता है कि हम, ठीक है, 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पृष्ठ रसायन, जिसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे आज नए हैं तो वो सबसे पहले उस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि समझ में तो आएगा क्योंकि मैं कोई भी चीज़, ठीक है, डायरेक्टली नहीं पढ़ाता हूँ, बिल्कुल वेस्ट तरीके से उसकी गहराइयों को जानते हुए, ठीक है, बताते हुए आपको चीज़ों बताता हूँ। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से इस वीडियो को भी जानेंगे। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप सभी को पता है, ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा है तो हमने उसमें जाना था कि पृष्ठ रसायन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है और उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, और हमने जाना था उत्प्रेरण के प्रकार। तो समांगी और विषमांगी दो प्रकार के उत्प्रेरक वहां पे हमने पढ़े थे, और आज हम लोग जानेंगे क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरक तथा उत्प्रेरण दोनों क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। तो पहली चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, ऋणात्मक से पहले हम लोग जानेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग बच्चे हेडिंग डाल सकते हो, क्रिया विधि के आधार पर उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, तो जिसमें पहली हेडिंग होगी मेरी, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे अच्छे से और देखो कैसे समझते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो देखो ध्यान से सुनेंगे। वह पदार्थ, क्या बोल रहे हैं बेटा, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को, ध्यान से सुनेंगे कि जो पदार्थ या वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, उससे बेटा हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे, उससे कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। ठीक है भैया, देखो ऊपर आप सभी लोग देख पा रहे हैं, तो हेडिंग क्या डली हुई है, हेडिंग डली हुई है क्या, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण। लेकिन आप सोच रहे हैं सब तो बता रहे हैं कि धनात्मक उत्प्रेरक, लेकिन बेटा ध्यान से सुनेंगे, हम पहले जानेंगे कि धनात्मक उत्प्रेरक क्या होता है, फिर हम लोग जानेंगे धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो, हमने लिखा हुआ है कि जो पदार्थ, सॉरी यहाँ पे लिखें आप सभी लोग, जो पदार्थ, ठीक है ना, तो जो पदार्थ अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। और ये जो पूरी घटना हो रही है, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, ये जो पूरी घटना हो रही है उससे हम लोग कहते हैं क्या, धनात्मक उत्प्रेरण। बेटा क्या कहेंगे इससे हम लोग, धनात्मक उत्प्रेरण। ये बात आपको अच्छे समझ में आई है। अगर हम लोग ये बात करते हैं कि अगर हम किसी रासायनिक विक्रिया में बाहर से कोई पदार्थ डालते हैं, ठीक है, और उस पदार्थ से उस अभिक्रिया के वेग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, या उस पदार्थ उस अभिक्रिया का वेग बढ़ गया, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। समझते हैं, क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। और ये जो पूरी घटना होगी, ठीक है, ये जो पूरी घटना होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, चलिए देखो एग्जाम्पल देखते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। और देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया बेटा, हमने ले लिया यहाँ पे है N2 प्लस हमने ले लिया यहाँ पे H2, ठीक है, और बना क्या, NH3। समझते हैं, और यह विक्रिया जो अभी है वो क्या हो रही है, मंद गति से हो रही है, धीमी गति से हो रही है। ठीक है, इसका जो वेग है वो एकदम मंद गति से हो रहा है, समझ रहे हैं। तो यदि इस अभिक्रिया में, ठीक है, पहले अभिक्रिया संतुलित करो, देखो यहाँ पे कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, 2 है बेटा,
ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है, 2 है, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है बेटा, 1 है। अगर यहाँ पे हम 2 नाइट्रोजन करेंगे तो बेटा कितनी का गुणा करेंगे, 2 का। समझते हैं, 2 का गुणा करेंगे। इस 2 का गुणा करने से जो हाइड्रोजन है बेटा वो हमारे कितने हो गए, 3 दूनी 6। कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। और यदि इधर भी हमको हाइड्रोजन 6 चाहिए तो हम लोग कितने का गुणा करेंगे बेटा, 3 का। कितने का गुणा करेंगे, 3 का। तो ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, अब कैसी है, संतुलित है, ठीक है, चलेगा। अब ये अभिक्रिया कैसी हो रही है, मंद गति से हो रही है, ठीक है बेटा, कैसी हो रही है, मंद गति से हो रही है। और यदि इस अभिक्रिया में N2 प्लस का 3H2 एरो साइन NH3, ठीक है, और इस अभिक्रिया में बाहर से हमने डाल दिया Fe। क्या डाल दिया, Fe डाल दिया। और यह पदार्थ डालने से, जो पदार्थ है इसे डालने से इसका वेग क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। इसका वेग क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। अगर इसका वेग बढ़ गया बेटा तो इसे हम लोग कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे बेटा, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या ये बात आपको अच्छे समझ में आएगी, ठीक है, क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। और यदि इस पूरी अभिक्रिया की जो घटना है बेटा, इस पूरी अभिक्रिया की जो घटना है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई आपको? क्या ये चीज़ आप अच्छे समझ पा रहे हैं कि धनात्मक उत्प्रेरण क्या हो रहा है, ठीक है, अच्छे सुनेंगे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है उससे तो हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है। और ये जो पूरी घटना है बेटा, जो अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है, ये जो पूरी घटना है बेटा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप ये रिएक्शन क्या करते हैं, लिख लेंगे इसके एग्जाम्पल में, ठीक है बेटा। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, ठीक है। तो N2 प्लस का 3H2 एरो साइन, ठीक है, बनेगा 2NH3। और इसका जो वेग है वो कैसा है बेटा, मंद है। कैसा बेटा, मंद है। और N2 प्लस का 3H2 एरो साइन 2NH3। अब इसका वेग बेटा बढ़ जाएगा कब, जब हम इसमें क्या डाल देंगे, इसमें हम क्या डाल देंगे, Fe, जिससे हम लोग कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक, ठीक है, समझते हैं। और ये जो पूरी जो घटना होगी इसमें बेटा, ये जो पूरी घटना होगी, इस घटना को हम लोग नाम देंगे, ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, दूसरी हेडिंग आप सभी लोग जानेंगे और डाल लेंगे सभी लोग हेडिंग को बेटा। चल डालेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है बताओ, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दो अच्छे से, बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे अगर आपको धनात्मक उत्प्रेरक पता है तो आप ऋणात्मक उत्प्रेरक भी बता देंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि वह पदार्थ, क्या बात करेंगे, वह पदार्थ, ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बेटा क्या कर देता है, घटा देता है। इसे ही हम लोग बेटा क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। क्या कहेंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरण, ठीक है। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ ये चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो मैंने बेटा लिखा क्या, देखो, जो पदार्थ, यहाँ पे बेटा पदार्थ मिस्टेक हो जाता है, बार बार ध्यान रखेंगे अच्छे से, कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को,
समझते हैं, घटा देता है, उसे हम लोग कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक। और अगर हम इस घटना की बात करते हैं बेटा, ये घटना हो रही है, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या कहेंगे बेटा? ऋणात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज भी अच्छे से आप समझ पाए होंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, चलिएगा, ध्यान है, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान से सुनना है बेटा, मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कोई पदार्थ है, ये क्या है? कोई पदार्थ है, इस पदार्थ को हमने किसी अभिक्रिया में डाला, इस पदार्थ को हमने किसी अभिक्रिया में डाला, और इस अभिक्रिया में क्या हुआ? इस पदार्थ को डालने से इसकी अभिक्रिया का वेग बेटा बढ़ गया, घट गया। वेग क्या हो गया बेटा? घट गया। तो इस पदार्थ को बेटा हम लोग नाम देंगे उत्प्रेरक। वो भी कैसा बेटा? धनात्मक। सॉरी बेटा, कौन सा? ठीक है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, चलिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखो, जैसा कि हमने ले लिया Na2SO3। क्या लिया बेटा? Na2SO3। ठीक है, इसमें हमने प्रवाहित की ऑक्सीजन। क्या प्रवाहित की बेटा? ऑक्सीजन। ठीक है, और प्रवाहित करने से इसमें देखो क्या प्राप्त होगा बेटा? 2Na2SO4। ठीक है बेटा, यह विक्रिया आप सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा ध्यान से विक्रिया को देखेंगे। ठीक है, तो बेटा देखो, इस जो पदार्थ है इसका नाम क्या है? सोडियम सल्फाइड। क्या बेटा? सोडियम सल्फाइड। इस सभी को जानते होंगे सभी, ध्यान से, क्या नाम है इसका? ऑक्सीजन। और इसका बेटा नाम होगा सोडियम सल्फेट। क्या नाम है बेटा? सोडियम सल्फेट। दिख रहा है पूरा? सोडियम सल्फेट, इसका बेटा नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। अब इसमें हमने बेटा डाल दिया C2H5 बॉन्ड OH। ठीक है बेटा, ये क्या है? आप सभी जानते होंगे, इसको हम लोग कहते हैं, इसको बेटा हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल। बेटा क्या कहते हैं? एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब बेटा ऐसे हम लोग कहते हैं एथिल एल्कोहल। ठीक है, अब इसके डालने से क्या हुआ? इस अभिक्रिया के वेग में क्या हो गया बेटा? ठीक है, कमी हो गई, यानी कि इस अभिक्रिया का वेग क्या हो गया बेटा? घट गया। समझते हैं? ठीक है, तो ध्यान दो अच्छे से कि वह पदार्थ, ये बेटा कोई मैंने पदार्थ है, वह पदार्थ, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया थी बेटा, इस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बेटा इसने क्या कर दिया? घटा दिया। इसलिए ये जो पूरी घटना है बेटा, इसलिए ये जो पूरी घटना है या ये पूरी प्रक्रिया है बेटा, इसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। क्या कहेंगे बेटा? उत्प्रेरण। वह भी कैसा? ऋणात्मक। तो अब बेटा हम कह सकते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा देता है उसे ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और इस पूरी घटना को बेटा हम लोग कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिएगा, ध्यान दो, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, चलेगा। धनात्मक ये बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अभी जाना था हमने, तो सभी अब लोग डालेंगे उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है बेटा, सभी लोग नई हेडिंग डालेंगे उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, सभी लोग डालेंगे उत्प्रेरक वर्धक। देखें, समझते हैं इसे कैसे डिफाइन करेंगे और कैसे समझते हैं इससे बेटा। ठीक है, बड़ी आसान तरीके से हम लोग इसको भी पढ़ लेंगे। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, तो देखो क्या लिखेंगे। ठीक है, कि वह
पदार्थ, ठीक है, जो अभिक्रिया वह पदार्थ जो, ठीक है, उत्प्रेरक, अभिक्रिया नहीं बेटा, उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे उस अभिक्रिया का वेग अति तीव्र हो जाता है, बहुत अधिक। समझते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि वह पदार्थ, मान लो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ, ठीक है, से किसी उत्प्रेरक की सक्रियता क्या हो गई, बढ़ गई बेटा। उस उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ गई तो उसे हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, चलिए एग्जांपल से जानते हैं। जैसे हमने लिया N2 प्लस का H2, एरो साइन हमने बनाया NH3। ठीक है, अभी इस अभिक्रिया का वेग कैसा बेटा, मंद है। क्या है बेटा, मंद है। ठीक है, तो N2 प्लस का H2, इसे हम लोग संतुलित कर सकते हैं बेटा। तो इसमें हमने डाला 3। ठीक है, समझते हैं, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया, ये संतुलित हो गई। ठीक है, अगर किसी को नाम लिखना है तो इसे हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। ठीक है बेटा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, ये इसमें उत्पाद बनेगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, अमोनिया। समझते हैं? ठीक है, चलो अगर हम लोग बात करते हैं इधर 2NH3, बेटा इसमें हमने डाला Fe। समझते हैं? तो इस Fe डालने से इसे क्या हो गया, इसका वेग बढ़ गया। समझते हैं? और Fe यहाँ पे क्या है बेटा, उत्प्रेरक। समझते हैं? देखो अब यहीं पे हमने देखो क्या लिया, N2 प्लस का H2, एरो साइन 2NH3, और यहाँ पे भी गुणा हम लोग करेंगे किसका, 3 का। ठीक है, अब इस Fe, ठीक है, था इसमें जिसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, और इस उत्प्रेरक में ही हमने एक पदार्थ डाली है जैसे हम लोग कहेंगे एमो मोडेबिलम। ठीक है, मोडेलियम कहेंगे। समझते हैं ध्यान से? अब इसके आने से, एमओ के आने से इस उत्प्रेरक की सक्रियता बेटा, सक्रियता क्या होगी बेटा, बढ़ गई। इसकी सक्रियता क्या होगी बेटा, बढ़ गई। ठीक है, जिससे इस अभिक्रिया का जो वेग है वो कैसा हो गया, अति तीव्र हो गया। क्या हो गया बेटा, अति तीव्र हो गया। समझते हैं? तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, क्या कहेंगे बेटा, उत्प्रेरक वर्धक। क्या कहेंगे बेटा, उत्प्रेरक वर्धक कहेंगे। यानी क्या कहेंगे कि वह पदार्थ समझते हैं जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बेटा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। समझते हैं? इसे ही हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से लीजिएगा, फिर चलते हैं हम लोग अपने आगे की ओर। ठीक है, ठीक है, चलिएगा। देखो ध्यान दो अच्छे से, बढ़ते हैं हम लोग अपने आगे की ओर। चलिएगा, न्यू हेडिंग डालेंगे सभी लोग। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, इसका नाम क्या है, उत्प्रेरक विष। क्या नाम है बेटा, उत्प्रेरक विष। चलिए बेटा, ऐसे भी हम समझते हैं उत्प्रेरक विष क्या होता है। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। देखो सीधी सी बात, वही चीज जो हम दोबारा से फिर से बोलने वाले हैं। देखो वह पदार्थ, ठीक है, जो, ठीक है, उत्प्रेरक की सक्रियता बेटा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। क्या कर देता है बेटा, नष्ट कर देता है। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष। यानी कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को बेटा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, इसे ही हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक विष। चलिएगा एग्जाम्पल देते हैं। देखो कैसे देते हैं एग्जाम्पल, ध्यान सुनेंगे अच्छे से। जैसे हमने लिया CH3 बॉन्ड COCl प्लस, इसकी क्रिया हमने कराई हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ध्यान दो, जब इसकी क्रिया हम लोग हाइड्रोजन से कराते हैं तो इसमें प्राप्त होता है CH3CHO प्लस का
ठीक है, क्या निकलेगा HCl। ठीक है, अब बहुत से बच्चे होंगे इस अभिक्रिया को नहीं समझ पाए होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखो मेरे पास था CH3 बॉन्ड COCl, ठीक है, इसमें बेटा ऐसे लिखते हैं H बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ से हम Cl अलग कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, यहाँ से Cl अलग कर रहे हैं और यहाँ से हम अलग कर रहे हैं क्या, हाइड्रोजन। इन दोनों को बेटा हमने मिलाया तो क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा बेटा, HCl। ठीक है, और क्या बचेगा यहाँ पे, तो ध्यान सुनेंगे, आपके पास ये बचा हुआ है CH3 बॉन्ड। ठीक है, देखो CO और ये वाला H, तो हम लोग इसे लिख देंगे CHO। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एसीटल्डिहाइड। क्या कहते हैं बेटा, एसीटल्डिहाइड कहते हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसे हम लोग कहते हैं एस्टिल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, एस्टिल क्लोराइड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये विक्रिया आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो बेटा इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस अभिक्रिया का नाम होता है रोजनमुंड अभिक्रिया। क्या बेटा कहेंगे इस अभिक्रिया को, रोजनमुंड अभिक्रिया। तो अगर हम आपसे पूछूं बेटा रोजनमुंड अभिक्रिया क्या है, तो आप क्या कहोगे, एस्टिल क्लोराइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो एसीटल्डिहाइड प्राप्त होती है। ठीक है, इसे ही हम लोग रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलेगा, ध्यान दो अच्छे से, अब इसे हम लोग पढ़ रहे हैं और ध्यान से सुनेंगे। देखो ये हम रफ कर दे रहे हैं, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखो, अब इस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने इसमें डाला PD। क्या डाला, PD। तो PD यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है। क्या बेटा, उत्प्रेरक है, और इसमें हमने मिला दिया BaSO4। क्या मिला दिया बेटा, BaSO4 क्या बोलेंगे, वेरियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, वेरियम सल्फेट। अब इसके मिलाने से इस उत्प्रेरक की जो सक्रियता है बेटा, क्या है, जो सक्रियता है, ये सक्रियता कैसी होगी बेटा, नष्ट हो गई। ध्यान दो अच्छे से, जब बेटा ये सक्रियता बेटा क्या होगी, नष्ट हो गई, और हमने आपको बताया कि वह पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता नष्ट कर देता है बेटा, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्रेरक विष कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे, उत्प्रेरक विष कहता है। उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। देखो बेटा क्या दे रखा है, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है बेटा। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है। ठीक है, अधिशोषण समतापी वक्र। ठीक है, ध्यान दो अच्छे से, आप सभी लोगों ने अधिशोषण पढ़ा है, तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी फर्स्ट वीडियो की। ठीक है, वो वीडियो आप सभी लोग देखिएगा। लेकिन हम लोग समझेंगे ध्यान से कि अधिशोषण क्या होता है। तो देखो यहाँ पे मान लो कोई मैंने पदार्थ लिया, कोई ठोस ले लिया, समझते हैं, और इस ठोस पे बाहर से कोई कण आकर क्या हो गई बेटा, संचिप्त हो गई। कोई कण आकर बेटा क्या हो गई, संचिप्त हो गई, तो इसे हम लोग कहते हैं अधिशोषण। क्या कहते हैं बेटा, अधिशोषण कहते हैं। समझते हो, जो बाहर जो पदार्थ है इसे हम बेटा कहेंगे अधिशोष्य, और जिसके पृष्ठ पर संचिप्त होंगे बेटा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषक। क्या कहते हैं, अधिशोषक। अब ध्यान से सुनेंगे, एक वैज्ञानिक है जिनका नाम हुआ फ्रेंडलिक। क्या नाम हुआ बेटा, फ्रेंडलिक नाम हुआ। और इन फ्रेंडलिक ने क्या किया कि अधिशोषक, मान लो कोई पदार्थ है कि अधिशोषक पदार्थ, बेटा ध्यान दो, मैं आपको समतापी बताने जा रहा हूं। ठीक है, अधिशोषक पदार्थ ने क्या किया कि कोई गैस की मात्रा अवशोषित की। किसकी मात्रा बेटा, गैस की मात्रा क्या किया, अवशोषित की। समझते हैं, तो उस गैस की मात्रा, अवशोषित की हुई मात्रा तथा दाब के मध्य क्या दिया, संबंध दिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। और दाब तथा मात्रा के मंद जो वक्र बनेगा,
ठीक है, दाब और मात्रा के जो मध्य वक्र बनेगा उससे ही हम लोग बेटा क्या कहेंगे, अधिशोषण समतापी वक्र। देखो ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, कहोगे सर डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन देखो क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दो, ठीक है, कि किसी अधिशोषक पदार्थ द्वारा अवशोषित गैस की मात्रा, ठीक है, तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया, समझते हैं, वो भी बेटा स्थिर ताप पर, बोल सकते हो स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक द्वारा, ठीक है, अवशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध दिया, जिसे अधिशोषण समतापी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अधिशोषण समतापी कहते हैं। और यह जो संबंध है बेटा दिया था फ्रेंडलिक ने, किसने दिया था बेटा, फ्रेंडलिक ने दिया था, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, बेटा क्या कहेंगे, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, ठीक है। और जो मान लो मात्रा तथा दाब के मध्य, दाब के मध्य, ठीक है, जो वक्र होगा बेटा उसे हम लोग कहेंगे फ्रेंडलिक समतापी, ठीक है, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी वक्र, ठीक है बेटा, ध्यान दो अच्छे से, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलेगा, ठीक है, ध्यान दो अच्छे से। तो आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे कि जो फ्रेंडलिक समतापी जो वक्र है या जो फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है वो क्या है, तो स्थिर ताप पर अवशोषित पदार्थ द्वारा किसी अवशोषित गैस की मात्रा, ठीक है, किसी अवशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य जो मात्रात्मक संबंध दिया है उसे ही फ्रेंडलिक समतापी कहते हैं, समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यह जो नियम है बेटा, यह जो संबंध है ये किसने दिया था, फ्रेंडलिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। चलिएगा, ध्यान दो अच्छे से। अब समझते हैं, इसके 3 भाग होते हैं बेटा, कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ठीक है। देखो निम्न दाब, एक होता बेटा उच्च दाब, और एक बेटा होगा क्या, मध्यम दाब, समझते हैं, मध्यम दाब। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि जो समतापी होता है बेटा, ठीक है बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं बेटा समीकरण की, समझते हैं, तो समीकरण होता है x अपॉन n समानुपाती p पे पावर 1 अपॉन n, ये बेटा समीकरण होता है, समझते हैं, ये क्या होता है, समीकरण होता है। तो अगर हम बात करें x क्या है, तो आप बताएंगे सर गैस की मात्रा जो अवशोषित होगी बेटा, ठीक है, या आप बोल सकते हो सर अवशोषित गैस की मात्रा, समझते हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं बेटा m क्या है, तो क्या बोलेंगे, जो अधिशोषक होता है, जो पदार्थ को या गैस की मात्रा को अवशोषित करेगा उसका द्रव्यमान, क्या होता है बेटा, द्रव्यमान। और अगर हम लोग बात करते हैं P क्या होता है, समझते हैं, P होता है बेटा दाब, और N क्या होता है, यह है गैस की मात्रा पर बेटा क्या करता है, निर्भर करता है, N का मान बेटा गैस की मात्रा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग निम्न दाब के लिए हम बात करते हैं, 1/n का मान होता है बेटा 1, क्या होता है, 1/n का मान बेटा 1 होता है, तो x/m समानुपाती p पे पावर बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है, यदि आप दाब बढ़ाएंगे, यदि बेटा आप दाब बढ़ाएंगे, समझते हैं, तो अधिशोषण भी बढ़ेगा। अधिशोषण का मतलब उतनी ही गैस की मात्रा बेटा क्या होगी, बढ़ेगी, उतनी गैस की मात्रा बेटा क्या होगी, अवशोषित होगी। अगर आप दाब में वृद्धि कर रहे हैं,
अगर आप दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो जो गैस की मात्रा अवशोषित हो रही है उसमें भी बेटा क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, अब उच्च दाब का मतलब ये होता है कि 1/n का मान बेटा होता है इसमें 0। क्या होता है बेटा, 0 होता है, इसलिए बेटा ये उच्च दाब पर कैसा होता है, नियत होता है। उच्च दाब पर बेटा क्या होता है, नियत होता है। और मध्यम दाब में बेटा 0 से लेकर समझते हैं 1 मान होता है। ठीक है, इसलिए बेटा ये कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। बेटा क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, यानी कि जो समीकरण था इसमें 1/n के मानों के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम बात करते हैं 1/n का मान मेरे बेटा अगर 1 है तो वो निम्न दाब पर होगा। किस दाब पर होगा, निम्न दाब पर होगा बेटा। अगर 1/n का मान बेटा 0 है तो उसे हम लोग उच्च दाब पर रखेंगे। और अगर समझते हैं 1/n का मान बेटा अगर, ठीक है, समझते हैं 0 से लेकर बेटा कितना है, 1 है, तो इससे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम दाब में। ठीक है, समझते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनेंगे अच्छे से। तो देखो इधर लिखेंगे अवशोषित गैस की मात्रा, यानी कि x/n दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, गैस की मात्रा तथा द्रव्यमान। ठीक है, और ये बेटा है क्या, दाब। ये बेटा क्या है, दाब है। तो सबसे पहले हम इसके 3 पॉइंट लेंगे बेटा। सबसे पहले इसके हम कितने पॉइंट लेंगे, 3 पॉइंट। पहला होगा बेटा निम्न दाब का, समझते हैं। दूसरा होगा बेटा मध्य दाब का, और तीसरा बेटा होगा उच्च दाब का। ठीक है बेटा, तो ध्यान सुनेंगे अच्छे से। तो उच्च दाब के लिए हमने बोला था अगर दाब बेटा बढ़ेगा, अगर दाब बढ़ेगा तो उसकी मात्रा भी बेटा क्या होगी, बढ़ेगी। समझते ध्यान से। अगर हम निम्न दाब के लिए अगर हम लोग ग्राफ बढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग दाब बेटा बढ़ रहा है, समझते हैं, तो उसकी मात्रा भी बेटा क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो निम्न दाब का जो ग्राफ का जो, ठीक है, जो रेखा होगी वो इस तरीके की होगी। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर ग्राफ जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे और वैसे वैसे अधिशोषित गैस की मात्रा भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। मध्यम दाब में हमने बोला था कैसा होता है, अपरिवर्तित रहता है। कैसा होता है बेटा, अपरिवर्तित रहता है, समझते हैं। और जैसे ही बेटा मेरा ध्यान से सुनेंगे अच्छे से, उच्च दाब पर पहुंचेगा तो इसका मान कैसा हो जाएगा बेटा, नियत हो जाएगा। इसका मान बेटा कैसा हो जाएगा, नियत हो जाएगा। तो यहाँ पे समीकरण बेटा कौन सा होगा, ध्यान से सुनेंगे। x/m समानुपाती p पे पावर कितनी होगी बेटा, 1 होगी। और x/m बेटा यहाँ पे क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं इधर बेटा क्या होगा, समझ रहे हैं, नियत होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा यहां पे क्या होगा, ये नियत होगा। कोई दिक्कत। ये बेटा क्या है, वक्र है, वो भी कौन सा, फ्रेंडलिक समतापी वक्र। ठीक है, समझते हैं। तो अधिशोषित गैस की मात्रा तथा दाब के मध्य, ठीक है, दाब के मध्य एक, दाब के मध्य बेटा समझते हैं एक ग्राफ दिया था। ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, समझो, फ्रेंडलिक, ठीक है, समतापी वक्र। कोई दिक्कत है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं फ्रेंडलिक समतापी वक्र। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर